नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये 1923 का जर्मनी है। एक वक्त था जब ये देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली और आधुनिक देशों में गिना जाता था। और आज आज यहाँ लोग खाने और काम के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। ये तस्वीर सिर्फ एक आर्थिक संकट की नहीं है, बल्कि ये एक लोकतंत्र के टूटने और एक बहुत ही भयानक तानाशाही के शुरू होने की कहानी कहती है। तो सवाल ये उठता है कि जर्मनी, जो साइंस, आर्ट और फिलॉसफी का इतना बड़ा सेंटर था, वहाँ डेमोक्रेसी इतनी बुरी तरह से फेल कैसे हो गई? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये आज भी उतना ही ज़रूरी है। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये टॉपिक अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक लोकतांत्रिक गणराज्य की राख से नाजीवाद जैसी तानाशाही पैदा हो गई। देखिए, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें लोकतंत्र की कमजोरियों और उसके सामने आने वाले खतरों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम वाइमर रिपब्लिक के जन्म की कहानी जानेंगे। फिर हम उस आर्थिक संकट यानी द ग्रेट डिप्रेशन को समझेंगे जिसने जर्मनी की कमर तोड़ दी। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हिटलर का उदय हुआ और नाज़ी विचारधारा क्या थी। और आखिर में हम जानेंगे कि इस विचारधारा के कितने खौफनाक नतीजे निकले। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, वाइमर गणराज्य का जन्म। ये एक ऐसा गणराज्य था जिसकी नींव ही बहुत कमजोर थी। क्यों? क्योंकि ये जीत की खुशी में नहीं, बल्कि पहले विश्व युद्ध में मिली हार और जिल्लत के बीच पैदा हुआ था। पहले विश्व युद्ध के बाद हुई वर्साई की संधि ने जर्मनी पर सिर्फ पैसों का बोझ नहीं डाला, बल्कि उसका नक्शा ही बदल कर रख दिया। जर्मनी को अपने कई जरूरी इंडस्ट्रियल और रिसोर्स वाले इलाके गंवाने पड़े। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये उनके राष्ट्रीय सम्मान पर एक बहुत गहरी चोट थी। अब ये जो वर्साई की संधि थी, इसकी शर्तें बहुत अपमानजनक थीं। पहली बात, युद्ध का सारा दोष अकेले जर्मनी पर डाल दिया गया। फिर उस पर 6 अरब पाउंड का भारी भरकम हर्जाना लगाया गया। उसकी सारी विदेशी कॉलोनियां और 13% जमीन छीन ली गई। राइनलैंड जैसे इलाके से सेना हटाने को कहा गया और आर्मी का साइज भी बहुत छोटा कर दिया गया। इन शर्तों की वजह से वाइमर गणराज्य को लोग नवंबर के अपराधी कहने लगे। उन्हें लगता था कि इन नेताओं ने देश के साथ धोखा किया है। तो अब आता है दूसरा दौर, संकट और महामंदी का। ये वो समय था जिसने जर्मनी में कट्टरपंथ और उग्रवाद के लिए जमीन तैयार कर दी। एक परफेक्ट स्टॉर्म जिसे कहते हैं। इस संकट को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, हाइपर इन्फ्लेशन यानी अतिमुद्रास्फीति। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं और पैसे की कीमत कागज के टुकड़े के बराबर रह जाती है। जर्मनी ने कर्जा चुकाने के लिए इतने ज्यादा नोट छापे कि आखिरकार यही हुआ। आप सोचकर देखिए, हालत इतनी खराब हो गई थी कि एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को ठेले में नोट भर के ले जाने पड़ते थे। जर्मन करेंसी मार्क की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि लोग उसे सर्दियों में जलाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे, क्योंकि वो लकड़ी से भी सस्ता पड़ रहा था। देखिए, ये संकट कैसे एक के बाद एक आया। 1923 में हाइपर इन्फ्लेशन ने सब कुछ तबाह कर दिया। फिर 1924 से 28 के बीच अमेरिका से मिले कर्ज की वजह से थोड़ी स्थिरता आई, लेकिन ये उधार की स्थिरता थी। 1929 में जैसे ही अमेरिका का वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, उसने अपने सारे कर्ज वापस मांग लिए और जर्मनी की अर्थव्यवस्था एक बार फिर, और इस बार पहले से भी ज्यादा बुरी तरह से ढह गई। नतीजा, 1932 आते आते 60 लाख जर्मन बेरोजगार हो चुके थे। चारों तरफ बस निराशा और गुस्सा था। लोगों का भरोसा लोकतांत्रिक सिस्टम से पूरी तरह उठ चुका था और अब उन्हें इंतजार था एक ऐसे मसीहा का जो उन्हें इस मुश्किल से बाहर निकाल सके। और बस इसी माहौल में एंट्री होती है अडॉल्फ हिटलर की। उसने इसी गुस्से और निराशा का भरपूर फायदा उठाया। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये साफ दिखाता है कि बुरे वक्त में राजनीति कितनी तेजी से बदल सकती है। 1928 में नाज़ी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले थे, लेकिन महामंदी के सिर्फ 4 साल बाद 1932 में यही पार्टी 37% वोटों के साथ जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये आर्थिक तबाही और राजनीतिक कट्टरपंथ के बीच का सीधा कनेक्शन है।
चांसलर बनते ही हिटलर ने लोकतंत्र को खत्म करने में जरा भी देर नहीं की। 28 फरवरी 1933 को जर्मन संसद में आग लगने का बहाना बनाकर उसने एक इमरजेंसी कानून पास किया। इसने बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, सारे नागरिक अधिकार छीन लिए। इसके ठीक बाद 3 मार्च 1933 को वो लेकर आया इनेबलिंग एक्ट। ये एक ऐसा कानून था जिसने संसद को साइडलाइन करके सारी ताकत हिटलर के हाथ में दे दी, और बस इसी के साथ जर्मनी में तानाशाही की शुरुआत हो गई। जल्द ही सभी विपक्षी पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर भी बैन लगा दिया गया। तो चलिए अब जरा नात्सी विचारधारा की गहराई में उतरते हैं। असल में ये नफरत पर टिकी एक सोच थी। नात्सी सोच की पूरी बुनियाद ही नस्लीय भेदभाव पर थी। उनके हिसाब से नॉर्डिक जर्मन आर्य यानी नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले लोग दुनिया की सबसे बेहतरीन नस्ल थे, मास्टर रेस, और दूसरी तरफ थे यहूदी, जिन्हें वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। इनके अलावा जिप्सी, अश्वेत लोग और दूसरे कई समूहों को वो अवांछनीय या नस्लीय तौर पर कमजोर समझते थे। इस नस्ली सोच का एक और खतरनाक पहलू था लेबेंसराउम का कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब होता है रहने की जगह। नात्सियों का मानना था कि जर्मन मास्टर रेस को फैलने के लिए और जमीन चाहिए, और ये जमीन कहाँ से आएगी? पूर्वी यूरोप के देशों पर कब्जा करके। यही सोच दूसरे विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बनी। और इस नफरत भरी विचारधारा का नतीजा क्या हुआ? ये हमें ले जाता है हमारे आखिरी अध्याय की ओर, महाध्वंस और द्वितीय विश्व युद्ध, यानी इसके भयानक, खौफनाक परिणाम। यहूदियों का नरसंहार अचानक नहीं हुआ, ये एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। पहला स्टेप था बहिष्कार, जिसमें न्यूरेमबर्ग कानूनों के जरिए यहूदियों से उनकी नागरिकता और अधिकार छीन लिए गए। दूसरा स्टेप था दड़बाबंदी, जिसमें उन्हें घेटो नाम की तंग बस्तियों में कैद कर दिया गया। और आखिरी और सबसे भयानक स्टेप था सर्वनाश, जिसमें गैस चेंबरों के जरिए उनका सिस्टमैटिक तरीके से कत्लेआम किया गया। नफरत की ये विचारधारा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। इसकी शुरुआत एक पार्क की बेंच पर सिर्फ आर्यों के लिए लिखने जैसे छोटे छोटे भेदभावों से हुई, और इसका अंत लाखों लोगों की सामूहिक हत्या वाले डेथ कैंप्स में हुआ। आज की इस बातचीत को हम पास्टर मार्टिन निमोलर के इस मशहूर कोट के साथ खत्म करते हैं। यह हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है कि जब अन्याय हो रहा हो तो चुप रहना भी उसमें भागीदार बनने जैसा है। लोकतंत्र कोई ऐसी मशीन नहीं है जो अपने आप चलती रहे। इसकी हिफाजत हर पीढ़ी को, हर नागरिक को करनी पड़ती है। ये इतिहास का शायद सबसे जरूरी सबक है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय को समझने की कोशिश करते हैं जिसने पूरी दुनिया की सोच को हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं जर्मनी में नात्सीवाद और एडोल्फ हिटलर के उदय की। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे एक लोकतांत्रिक देश जहां लोगों के पास वोट देने का हक था, देखते ही देखते एक क्रूर तानाशाही में बदल गया? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहानी की जड़ों तक चलते हैं। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत हिटलर से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार और उसके बाद मिले गहरे अपमान से। असल में यही वो जमीन थी जिस पर नात्सीवाद का जहरीला पौधा उगने वाला था। युद्ध खत्म होने के बाद जो देश जीते थे उन्होंने जर्मनी पर एक संधि थोप दी। इसे कहते हैं वर्साई की संधि। इस संधि ने सिर्फ युद्ध ही खत्म नहीं किया, बल्कि जर्मनी के आत्मसम्मान को भी बुरी तरह कुचल दिया, क्योंकि जंग की सारी जिम्मेदारी अकेले जर्मनी पर डाल दी गई थी। जरा सोचिए कि ये शर्तें कितनी ज्यादा अपमानजनक थीं। जर्मनी से उसका 13% इलाका छीन लिया गया, 75% लोहे के भंडार ले लिए गए और सेना इतनी छोटी कर दी गई कि वो नाम मात्र की रह गई। और तो और इतना भारी जुर्माना लगाया गया कि उसे चुका पाना लगभग नामुमकिन था। ये बस एक संधि नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय अपमान था। इसी वजह से जर्मनी के आम लोगों के मन में ये बात घर कर गई कि ये कोई शांति समझौता नहीं बल्कि एक डिक्टेट है, यानी जबरदस्ती थोपा गया फैसला। और उनके दिलों में बदले की एक आग सुलगने लगी, जिसका फायदा उठाने के लिए कट्टरपंथी ताकतें तैयार बैठी थीं। अब एक तरफ ये अपमान था और दूसरी तरफ जर्मनी में एक नया लोकतांत्रिक शासन बनाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन ये सरकार जन्म से ही कई मुश्किलों से घिरी हुई थी। इस नई सरकार को वाइमर गणराज्य का नाम दिया गया। फिर प्रॉब्लम ये थी कि लोग इसे हमेशा जर्मनी की हार और उस जलील करने वाली वर्साई की संधि से जोड़कर देखते थे। इसी वजह से ये सरकार कभी भी लोगों के बीच अपनी जगह नहीं बना पाए। हालात तब और भी ज्यादा बिगड़ गए जब सरकार ने युद्ध का हर्जाना चुकाने के लिए अंधाधुंध नोट छापने शुरू कर दिए। इसका नतीजा
अतिमुद्रास्फीति मतलब जर्मन मार्क की कीमत इतनी गिर गई कि वो कागज का टुकड़ा बन गया। लोग एक ब्रेड खरीदने के लिए भी गाड़ियों में नोट भरकर ले जाते थे। सोचिए, लोगों की जिंदगी भर की कमाई रातों रात राख हो गई। और जब लग रहा था कि शायद सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, तभी 1929 में दुनिया भर में आई महामंदी। इसका सबसे बुरा असर जर्मनी पर पड़ा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिकी कर्जों पर टिकी थी। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, सड़कों पर आ गए। अब ऐसे निराशा और लाचारी के माहौल में लोग किसी भी ऐसे इंसान की बात सुनने को तैयार थे जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकालने का सपना दिखाएं। और इसी टूटे हुए निराश माहौल में एक आवाज उभरी, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के लिए एक मसीहा बनकर आया, जिसने उन्हें एक बेहतर कल का वादा किया। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने लोगों को ठीक वही सुनाया जो वो सुनना चाहते थे। उसने एक मजबूत देश बनाने का वादा किया, वर्साई के अपमान का बदला लेने की बात की, जर्मनी का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने का वादा किया, और सबसे बड़ी बात, भूखे और बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का वादा किया। उसके जोशीले भाषणों ने निराश जनता के अंदर एक नई उम्मीद भर दी। और फिर आया साल 1933। हिटलर की नाज़ी पार्टी चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई और उसे जर्मनी का चांसलर यानी सरकार का मुखिया बना दिया गया। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है, हिटलर ने सत्ता लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर हासिल की थी। लेकिन सत्ता मिलते ही हिटलर का असली चेहरा सामने आया। उसने एक रहस्यमयी आग की घटना का बहाना बनाकर अग्नि अध्यादेश जारी कर दिया, जिसने लोगों के सारे मौलिक अधिकार छीन लिए। इसके ठीक बाद उसने अपने सारे राजनीतिक दुश्मनों को या तो जेलों में ठूस दिया या मरवा दिया, और बहुत जल्द जर्मनी में नाज़ी पार्टी के अलावा सारी पार्टियां बैन कर दी गईं। लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। अब जब सारी पावर हिटलर के हाथ में थी, तो उसने अपनी खौफनाक सोच को पूरे जर्मनी पर थोपना शुरू कर दिया। देखिए, नाज़ी सोच का पूरा ढांचा ही एक बहुत खतरनाक नस्ली थ्योरी पर टिका था। वो मानते थे कि नीली आंखों वाले गोरे नॉर्डिक जर्मन आर्य दुनिया की सबसे बेहतर नस्ल हैं और उन्हें ही राज करने का हक है। वहीं दूसरी तरफ यहूदी, जिप्सी और कई दूसरे समूहों को वो अवांछित मानते थे, जिन्हें जीने का भी कोई हक नहीं था। अपनी इस नफरत को सही साबित करने के लिए नाज़ियों ने चार्ल्स डार्विन जैसे वैज्ञानिकों के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे सिद्धांतों को भी तोड़ मरोड़कर पेश किया। उनका तर्क बड़ा सीधा था, जो ताकतवर है उसे ही जीने का हक है और कमजोर को खत्म हो जाना चाहिए। और अपनी इस सोच को लागू करने के लिए उन्होंने डर और आतंक का एक पूरा सिस्टम बना दिया। गेस्टापो नाम की खुफिया पुलिस थी, जो किसी को भी कभी भी बिना किसी वजह से उठा सकती थी। एसएस की सुरक्षा दस्ते पूरे देश में खौफ फैलाते थे, और हिटलर यूथ जैसे संगठनों के जरिए बच्चों के दिमाग में बचपन से ही नफरत और अंधी भक्ति का जहर घोल दिया जाता था। और ये नफरत, ये आतंक, इसने जन्म दिया इतिहास के सबसे भयानक और शर्मनाक नरसंहारों में से एक को। इस नरसंहार को हम आज हॉलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। ये नाज़ी सरकार द्वारा यहूदियों और दूसरे अवांछित कहे जाने वाले लोगों की एक सोची समझी योजनाबद्ध तरीके से की गई सामूहिक हत्या थी। ये सब कुछ देखिए एक रात में नहीं हुआ। ये जुल्म धीरे धीरे एक एक कदम करके बढ़ाया गया। पहले 1935 में न्यूरनबर्ग कानून लाकर यहूदियों से उनकी नागरिकता छीन ली गई। फिर 1938 में क्रिस्टल नाख्त के दौरान पूरे देश में उनके घरों और दुकानों को तोड़ा जलाया गया। और फिर 1941 के बाद अंतिम समाधान के नाम पर उन्हें यातना शिविरों और गैस चैम्बरों में ले जाकर सिस्टमैटिकली मार डाला गया। इस नरसंहार में करीब करीब 60 लाख यहूदियों की जान गई। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसकी भयावहता का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। तो एक लोकतंत्र से तानाशाही और फिर नरसंहार तक का ये पूरा सफर हमें आखिर सिखाता क्या है? ये हमें याद दिलाता है कि जब आर्थिक संकट, राष्ट्रीय अपमान और नफरत भरी सोच एक साथ मिल जाती हैं, तो नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। ये हमें सिखाता है कि लोकतंत्र कितना नाजुक होता है और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना कितना ज्यादा जरूरी है। ये इतिहास की ऐसी चेतावनी है जिसे कभी भी किसी भी हाल में नहीं भूलना चाहिए।